Hello students, I hope you all are fine and doing very well. The three chapters of economics. Now we are going to discuss our fourth and last chapter, that is globalization and Indian economy. Let me discuss the introduction of this chapter, how the countries are interconnected. Out of the food items that have been displayed in the feet, which is not found in India. Just think, जो भी हमारी food items हैं, इसके अलावा इज़ द ड्रेस दैट वी आर वेयरिंग इज़ आवर ट्रेडिशन, जो हम कपड़े पहनते हैं वो हमारा ट्रेडिशन है? नो. इज़ द लैंग्वेज दैट वी आर स्पीकिंग इज़ ऑफ इंडियन ओरिजिन, जो हम भाषा बोलते हैं, जो हम लैंग्वेज बोलते हैं वो इंडिया की ही है? नो. थिंक अबाउट सम अदर एरियाज लाइक एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, प्रोडक्शन, कल्चर. इन सारे फील्ड्स में अगर हम देखें तो सब कुछ इंडिया से है? नो. दिस इज़ द रीज़न हाउ द कंट्रीज आर इंटरकनेक्टेड. ग्लोबलाइजेशन, सोसाइटी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट, कल्चर, ये सब कुछ आपस में इंटरलिंक्ड है. लेट मी क्लियर यू द मीनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन. इट्स अ प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन और इंटरकनेक्शन बिटवीन कंट्रीज. अलग अलग कंट्रीज आपस में बहुत ही रैपिडली इंटीग्रेट हो रही हैं, आपस में इंटरकनेक्ट हो रही हैं, जुड़ रही हैं, राइट. इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन की अगर हम बात करें तो ये जो इंटीग्रेशन का रैपिड प्रोसेस है, इन्वेस्टमेंट आपस में इंटरकनेक्ट हो रही है, प्रोडक्शन जो भी हम कर रहे हैं, जो हमारी इनकम डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, जो एम्प्लॉयमेंट एक कंट्री के जो लोग हैं दूसरी कंट्री में जाके एम्प्लॉयमेंट ले रहे हैं, ट्रेडिंग हो रही है अलग अलग कंट्रीज़ के बीच में. कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन या मल्टीनेशनल कंपनी. द कंपनीज और कॉरपोरेशन विच हैव देयर बिजनेस इन मोर देन वन कंट्री आर कॉल्ड मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन. जो कंपनीज या कॉरपोरेशन जिनके बिजनेस दो या दो से ज़्यादा कंट्रीज में इस्टेब्लिश्ड हैं, दैट आर मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन. फॉर एग्जांपल पेप्सी, नाइकी, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, ये जो सारी कंपनीज हैं इनके इस्टेब्लिशमेंट्स अलग अलग कंट्रीज में हैं, तो दीज आर मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस. Another terms, that is investment, the money that is used to assemble the factors of production such as land, building, machinery, etc. are called investment. प्रोडक्शन करने के लिए हम अपने पैसों को अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट कर देते हैं, जैसे कि लैंड खरीदने में, बिल्डिंग बाय करने में, मशीनरी बाय करने में, तो इनको हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं. फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या है? द इन्वेस्टमेंट मेड इन अ कंट्री by multinational company originated from some other country is called foreign investment. जो भी इन्वेस्टमेंट मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन जिसका ओरिजिन किसी पर्टिकुलर कंट्री से है, वो जब अनदर कंट्री में अपनी मनी इन्वेस्ट करती है. फॉर एग्जांपल एक कंपनी जो इंडिया का जिसका ओरिजिन है, अगर उसने अपना एक प्लांट अमेरिका में भी लगाया हुआ है तो अमेरिका में जो वो इन्वेस्ट कर रही है, दैट इज़ फॉरेन इन्वेस्टमेंट. नेक्स्ट है फॉरेन ट्रेड. द ट्रेड और बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज़ अमंग डिफरेंट कंट्रीज आर कॉल्ड फॉरेन ट्रेड. अलग अलग कंट्रीज आपस में जब बाइंग एंड सेलिंग की एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रही हैं तो वो फॉरेन ट्रेड हैं. इसमें हमारे पास दो पॉइंट्स हैं दैट यू नो वेरी वेल ऑलरेडी. फर्स्ट इज एक्सपोर्ट, अनदर इज इम्पोर्ट. एक्सपोर्ट में क्या आ जाता है? जब एक कंट्री दूसरी कंट्री को गुड्स सेल करती है. और इम्पोर्ट में बाइंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से अगर हम कुछ भी बाय कर रहे हैं, right. Now how the countries are interconnected? Spreading production across countries. अलग अलग countries में जो production spread हुई है. Interlinking production by setting up production centers in different countries. Production activities आपस में interlink हो रही हैं एक countries की दूसरी countries के साथ. Joint production of MNCs with domestic company. जो डोमेस्टिक कंपनीज हैं वो मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ जुड़ के मिल के प्रोडक्शन कर रहे हैं. फ्री ट्रेड अमंग कंट्रीज. अलग अलग कंट्रीज आपस में ट्रेडिंग कर रही हैं, बाइंग एंड सेलिंग की एक्टिविटीज़ कर रही हैं, जिसकी वजह से अलग अलग कंट्रीज आपस में इंटीग्रेट हो रही हैं, आपस में इंटरकनेक्ट हो रही हैं. हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्प्रेडिंग प्रोडक्शन ऑफ नोकिया मोबाइल. द एग्जाम्पल वी आई हैव टेकन हियर. जैसे कि अगर हम नोकिया मोबाइल की प्रोडक्शन की बात करें तो वो अलग अलग कंट्रीज़ में कैसे स्प्रेड हुई है. टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट यूएसए की, राइट. हेडक्वार्टर एंड जो कंट्रोल है वो फिनलैंड से है. सॉफ्टवेयर बाय माइक्रोसॉफ्ट इन इंडिया एंड यूएसए. इंडिया और यूएसए का माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर, माइक्रोसॉफ्ट वालों ने सॉफ्टवेयर उसमें इंस्टॉल किया है. चाइना में उसका हार्डवेयर बन रहा है, राइट. और सारा प्रोडक्ट असेंबल हो रहा है चाइना में. अब ये प्रोडक्शन को स्प्रेड करने का बेनिफिट क्या है? जहाँ पे हमें चीप और अच्छी क्वालिटी की लेबर अवेलेबल हो जाती है. प्रोडक्शन की कॉस्ट हमें जहाँ पे कम पड़ती है वहाँ पे हम प्रोडक्शन करवा लेते हैं. सेल करने के लिए हम वहाँ पे हमें जहाँ वाइडर मार्केट अवेलेबल हो पाती है हम वहाँ पे अपने गुड्स को सेल करते हैं.
मटेरियल हमें जिस अच्छी क्वालिटी का जहाँ पे अवेलेबल होता है हम वहाँ से मटेरियल अवेल कर लेते हैं, और उसकी फाइनल प्रोडक्शन कहाँ होती है, जहाँ पे हमने गुड्स को फाइनली सेल करना है उसके नियर मार्केट, फाइनल प्रोडक्शन नियर द मार्केट। और भी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं प्रोडक्शन को स्प्रेड करने के। इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज, यूएसए, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, चाइना, ये सारे आपस में इंटरलिंक हैं प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए। बेनिफिट्स क्या है प्रोडक्शन को इंटरलिंक करने के लिए? मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन की अगर हम बात करें तो स्टैंडर्ड ऑफ प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस स्ट्रिक्टली एज पर द डिमांड ऑफ कस्टमर, कस्टमर की डिमांड के अकॉर्डिंग स्ट्रिक्टली उसी स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए हम प्रोडक्ट्स की प्रोडक्शन करते हैं। एज द गुड्स आर प्रोड्यूस एंड सोल्ड इन वन कंट्री, जो भी हमारी प्रोडक्शन और सेलिंग हो रही है वो एक कंट्री में है, तो जो प्रोडक्शन की कॉस्ट है सेल प्राइस से बहुत ही ज़्यादा कम होती है। बेटर कस्टमर रिस्पॉन्स एज द गुड्स इज प्रोड्यूस इन देयर लोकेलिटी, उनकी लोकेलिटी में प्रोडक्शन हो रही है तो कस्टमर का रिस्पॉन्स भी अच्छा मिलता है। डोमेस्टिक कंट्रीज़ की बात करें तो उनको क्या बेनिफिट है, उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिल जाती है, राइट। इसकी वजह से फॉरेन कैपिटल हमारी कंट्री में आती है, फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व हमारी कंट्री में आ जाता है, हमारे जो अनयूटिलाइज सोर्स हैं, जो आइडल सोर्सेज पड़े हुए हैं, उसको हम अच्छे से यूटिलाइज कर पाते हैं, उसको यूटिलाइज करने में हेल्प हो जाती है, कस्टमर को अच्छी क्वालिटी में कम प्राइस में प्रोडक्ट्स अवेलेबल हो पाते हैं। इंक्रीज इन कंट्रीज रेवेन्यू बाय वे ऑफ टैक्स, टैक्स की फॉर्म में कंट्रीज की रेवेन्यू इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट। मार्केट इंटीग्रेट होने का मतलब क्या है, जब हम बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हैं अलग अलग कंट्रीज़ के बीच में, एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है गुड्स का भी और सर्विसेज का भी, तो दिस इज कॉल्ड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट। हेयर मार्केट इंटीग्रेशन, यहाँ पे एग्जांपल लिए, जैसे इंडिया ब्रिटेन के साथ डील कर रहा है, सऊदी अरबिया के साथ डील कर रहा है, पाकिस्तान के साथ, यूएसए के साथ, तो इन कंट्रीज़ की मार्केट्स आपस में इंटीग्रेट हो रही हैं। अब मार्केट इंटीग्रेशन के बेनिफिट्स, प्रोडक्ट्स की क्वालिटी अच्छी होगी, रिसोर्सेज अच्छे से यूटिलाइज हो जाएंगे, प्रोड्यूसर्स को अपने गुड सेल करने के लिए एक अच्छी मार्केट मिल जाएगी, उनके पास चॉइस होगी, प्राइस कम से कम होगा, एक्सेस टू प्रोडक्ट प्रोड्यूस इन एनी प्लेस ऑफ द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में किसी भी प्लेस पे जो भी प्रोडक्ट बन रहा है हम उसको अवेल कर पा रहे हैं। इसकी वजह से हार्मोनी अमंग कंट्रीज, अलग अलग कंट्रीज आपस में खुशी से बिजनेस कर रहे हैं, आपस में इंटीग्रेट हो रहे हैं, आपस में इंटरलिंक हो रहे हैं और उनमें हार्मोनी एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रिस्ट्रिक्शन इन ट्रेड अमंग कंट्रीज। अलग अलग कंट्रीज़ के में ट्रेड में क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं। ट्रेडिशनली द कंट्रीज़ ऑफ वर्ल्ड वर वेरी कंजर्वेटिव, जो वर्ल्ड की जितनी भी कंट्रीज़ हैं, अगर हम पुराने टाइम की बात करें तो वो बहुत कंजर्वेटिव थी, वो फॉरेन ट्रेड आसानी से अलाउ नहीं करती थी, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस बैरियर्स लगा देती थी। दे इम्पोज मैनी बैरियर्स टू रिस्ट्रिक्ट ट्रेड, ट्रेड को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए बहुत सारे बैरियर्स इम्पोज कर दिए जाते थे, जैसे कि हाई रेट ऑफ टैक्स, बैनिंग एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ऑफ सम प्रोडक्ट्स, कुछ प्रोडक्ट्स को सेल और परचेज दोनों के ऊपर बैन लगा देना, बैनिंग द ट्रेड विद सम सेलेक्टेड कंट्रीज़, कुछ सेलेक्टेड कंट्रीज़ के साथ हमें ट्रेड करना अलाउड नहीं है, इस तरह के रिस्ट्रिक्शंस लगा देना, बैनिंग ट्रेड विद सम सेलेक्टेड कंट्रीज़। हियर द नेक्स्ट टॉपिक इज कॉजेज फॉर इम्पोजिंग ट्रेड बैरियर्स। अब ये ट्रेड बैरियर्स लगाने से होता क्या था, डिफरेंट स्टैंडर्ड ऑफ इकोनॉमी, अलग अलग इकोनॉमी का स्टैंडर्ड अलग अलग था, टू प्रोटेक्ट लोकल स्मॉल एंड टाइनी इंडस्ट्रीज। ये ट्रेड बैरियर्स इसलिए लगाए जाते थे ताकि हमारी अपनी कंट्री, डोमेस्टिक कंट्री में जो छोटी इंडस्ट्रीज़ हैं, स्मॉल इंडस्ट्रीज़ हैं, उनको हम प्रोटेक्ट कर सकें। फेयर ऑफ इकोनॉमिक कलोनियलिज्म बाय स्ट्रॉन्ग कंट्रीज़, कुछ स्ट्रॉन्ग कंट्रीज़ हमारी कंट्री में अपना इकोनॉमिक कलोनियलिज्म स्टार्ट ना कर दें, इस चीज़ का भी डर बना रहता है। थ्रेट टू सोसाइटी एंड कल्चर, हमारी कंट्री की सोसाइटी और उसको कल्चर को भी बहुत ज़्यादा खतरा है, थ्रेट है इस चीज़ का। प्रमोटिंग फ्री ट्रेड वर्ल्ड वाइड, दैट इज़ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात हम करते हैं, इसने ओवरऑल वर्ल्ड में ट्रेड को प्रमोट करने के लिए क्या क्या स्टेप्स उठाए। लेट मी क्लियर यू फर्स्ट ऑफ ऑल द मीनिंग ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसने कुछ डेवलप्ड कंट्रीज़ की इनिशिएटिव के हेल्प से 160 मेंबर कंट्रीज़ को कनेक्ट किया पूरे वर्ल्ड वाइड में। अब तक 2014 में इसके 160 मेंबर्स हो चुके हुए हैं। हम इसके डिस्कस करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। मेन ऑब्जेक्टिव इसका क्या है, पूरे वर्ल्ड में इंटरनेशनल लेवल पे ट्रेड को प्रमोट करना,
प्रोड्यूसर्स की हेल्प करना, एक्सपोर्टर्स की हेल्प करना और अलग अलग कंट्रीज़ में इम्पोर्टर्स को आपस में इंटरलिंक करना to promote international trade and assist the producers, exporters and importers of different countries. अब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन चाहता क्या है? what WTO wants? It wants there should be no restriction for anyone to buy or sell anything produced by anyone around the globe. ओवरऑल ग्लोब में, पूरे वर्ल्ड में जो भी चीज़ें प्रोडक्शन की जा चुकी है, मैन्युफैक्चर की जा चुकी हैं, उसकी बाइंग एंड सेलिंग के ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन ना हो. वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मेन ऑब्जेक्टिव ये है. डेवलपिंग कंट्रीज एंड वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. डेवलपिंग कंट्रीज जो अभी तक अच्छे से डेवलप नहीं हुई हैं, वो अभी अपनी कंट्री को, अपनी डोमेस्टिक इकोनॉमी को प्रोटेक्ट करना चाहती हैं इंटरनेशनल मार्केट से, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन से. तो जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं मोस्ट ऑफ द टाइम फ्री वर्ल्ड इकोनॉमी के आइडिया को रिफ्यूज़ करती हैं, उसके अगेंस्ट जाती हैं और ये जो बैरियर्स हैं इसको रिमूव करने से मना करती हैं. वो चाहती हैं कि ये बैरियर्स लगे रहें. इसका रीज़न क्या है? बिकॉज why developing countries opposes? Industries in developing countries are not equally developed to compete with the large MNCs. जो big large multinational corporations है, वो developing countries अपने आप को उनके साथ compete नहीं कर पाती, वो competition में पीछे रह जाती हैं. Industries जो developing country की हैं उनको बहुत ज़्यादा heavy tax burden bear करना पड़ता है. Industries of developing countries who bears heavy tax burden will not be able to compete with the large producers of developed countries supported by subsidies. जो large developed countries हैं, large developed country के producers हैं, उनको बहुत सारी subsidies मिलती हैं, लेकिन अभी ये जो developing countries हैं इनके ऊपर टैक्स का बहुत heavy burden है. जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनके ऊपर टैक्स का हैवी बर्डन होने की वजह से वो उनके साथ, लार्ज डेवलप कंट्रीज़ की प्रोड्यूसर्स के साथ अपने आप को compete नहीं कर पाती. कौन से फैक्टर्स हैं जो ग्लोबलाइजेशन की प्रोसेस को एनेबल कर रहे हैं? वन इज़ टेक्नोलॉजी, डेवलपमेंट इन टेक्नोलॉजी, एंड अनदर इज़ लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट. फॉरेन ट्रेड और इन्वेस्टमेंट लिबरलाइज हो जाए, उनके ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन ना हो. इन दो रीजंस की वजह से ग्लोबलाइजेशन की प्रोसेस इजी हो पा रही है. अगर हम बात करें सबसे पहले डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी की, कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है. प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुई है. ट्रांसपोर्टेशन में भी बहुत सारे चेंजेस आए हैं, इसमें भी टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुई है. पैकेजिंग के तौर तरीके भी सब कुछ चेंज हो चुका है, इसमें भी बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुई है जिसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन हो पा रहा है. दूसरा हमारा रीज़न था लिबरलाइजेशन. मैं आपको यहाँ पे पहले मीनिंग क्लियर करती हूँ लिबरलाइजेशन का. रिमूवल ऑफ बैरियर्स बाय कंट्रीज़ ने बैरियर्स को रिमूव कर दिया. किस तरह के बैरियर्स? फॉरेन ट्रेड के ऊपर, फॉरेन इन्वेस्टमेंट के ऊपर. राइट, दो कंट्रीज आपस में ट्रेड कर सकती हैं, एक कंट्री दूसरी कंट्री के ऊपर की मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस के ऊपर मनी इन्वेस्ट कर सकती है. अब इस ग्लोबलाइजेशन का क्या इफेक्ट है? कुछ पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं और कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स हैं. हम पहले डिस्कस करते हैं पॉजिटिव इफेक्ट्स को. बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स फॉर कंज्यूमर एट लोअर प्राइस. कम से कम प्राइस में अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स अवेल हो पा रहे हैं. चॉइस अवेलेबल है. वाइडर मार्केट है इंडियन प्रोड्यूसर्स के लिए. कैपिटल फॉर्मेशन में भी हेल्प हो जाएगी. एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया, इंडिया के आउटसाइड एम्प्लॉयमेंट उनको मिल जाएगी. अच्छी टेक्नोलॉजी को वो एक्सेस कर पाएंगे. लेकिन इसके साथ कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स हैं ग्लोबलाइजेशन के. ब्रिंग्स थ्रेट टू स्मॉल लोकल प्रोड्यूसर्स. जो लोकल प्रोड्यूसर्स हैं उनको अपने आप को वो compete नहीं कर पाएंगे मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन से. आउटफ्लो ऑफ इंडियन करेंसी बाय वे ऑफ प्रॉफिट ऑफ MNCs को, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस को जब बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है तो हमारी इंडियन करेंसी का आउटफ्लो हो रहा है. राइट, इंडियन करेंसी हमारी कंट्री से बाहर जा रही है. मेक्स द कंट्री डिपेंडेंट ऑन अदर्स. हमारी कंट्री दूसरी कंट्रीज़ के ऊपर डिपेंड हो जाएगी. राइट, लोगों का इंटरेस्ट कम हो जाएगा. हमारे एम्प्लॉयज़ को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन होगा. नो डाउट उनको एम्प्लॉयमेंट मिल रही है लेकिन एक्सप्लॉयटेशन भी बहुत ज़्यादा होगा. डिस्टर्ब द सोशल एंड कल्चरल लाइफ ऑफ पीपल. लोगों की कल्चरल और सोशल लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं. वो हमारी कंट्री का जो सोसाइटी है और जो कल्चर है वो बहुत पीछे चला जा रहा है, वो डिस्टर्ब हो रहा है, उसमें बहुत सारे डिस्ट्रप्शंस आ रही हैं. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है गवर्नमेंट मेजर्स.
सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ने रिसेंटली बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए, दूसरी कंट्री के लोग हमारी कंट्री में इन्वेस्ट करें, फॉरेन इंडिविजुअल्स, जिसमें आ रहा है डिक्लेरेशन ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन, SEZ यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन उन्होंने डिक्लेयर करा, राइट। उसके अलावा कुछ लेबर लॉज को उन्होंने लिबरलाइज कर दिया, लिबरलाइजेशन ऑफ लेबर लॉज, राइट। स्पेशल इकोनॉमिक जोन वो सेलेक्टेड एरियाज हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, रोड, स्टोरेज, रिक्रिएशनल, एजुकेशनल, ये सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। वेयर अ वर्ल्ड क्लास इंडस्ट्री कैन सेटअप, जहाँ पे बहुत अच्छी हम वर्ल्ड क्लास इंडस्ट्री सेटअप कर सकते हैं। द कंपनीज हु सेटअप इंडस्ट्री इन सच एरियाज गेट टैक्स रिलीफ फॉर फर्स्ट फ्यू ईयर्स, कुछ ईयर्स के लिए उनको टैक्स से भी रिलीफ मिल जाता है। अगर हम लेबर लॉज के लिबरलाइजेशन की बात करें तो हमारे इंडिया में जो एम्प्लॉयर्स हैं वो कुछ रूल्स को फॉलो करने की उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ताकि हमारे वर्कर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाए। रिसेंटली गवर्नमेंट अलाउज कंपनी टू इग्नोर मैनी रूल्स, गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया कंपनीज को कि वो रूल्स को इग्नोर कर दे, विच इज़ कॉल्ड लिबरलाइजेशन ऑफ लेबर लॉज, लेबर लॉज को उन्होंने लिबरलाइज कर दिया। अब ये जो लिबरलाइजेशन हुआ लेबर लॉज में, इससे MNCs को क्या हेल्प मिली? फ्लेक्सिबिलिटी इन लेबर लॉज एनेबल्स MNCs टू इग्नोर सम रूल्स, ये जो फ्लेक्सिबिलिटी अलाउ करी यानी कि कुछ चेंजेस अलाउ करे, इसकी वजह से मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस को क्या हेल्प मिली? कंपनीज इन कीपिंग द साइज ऑफ वर्कफोर्स अंडर कंट्रोल, वो नंबर ऑफ वर्कर्स अपने हिसाब से रख सकते थे, उनको कंट्रोल कर सकते हैं वर्कफोर्स के साइज को। अ कंपनी कैन हायर एंड फायर एज पर द सीजनल वेरिएशन इन डिमांड फॉर द वर्कफोर्स, जब सीजनल वेरिएशन आता है तो उस हिसाब से जिस हिसाब से उनको डिमांड है उतनी लेबर अपॉइंट कर सकते हैं और बाद में उनको फ्री भी कर सकते हैं। कंपनी कैन हायर एंड फायर एज पर द सीजनल वेरिएशन इन डिमांड फॉर द वर्कफोर्स, वर्कफोर्स कि जिस हिसाब से उनको डिमांड है वो उस हिसाब से हायर कर सकती है। नेक्स्ट पॉइंट इज ग्लोबलाइजेशन इज द वे as a process or change for mankind all over the world, all over the world और mankind की अगर हम बात करें तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। where the question for accepting or rejecting is irrelevant today, हमें एक्सेप्ट करना चाहिए ग्लोबलाइजेशन को या रिजेक्ट करना चाहिए, इसका कोई कंक्लूजन नहीं है, राइट। लेकिन एक फेयर ग्लोबलाइजेशन के लिए क्या स्ट्रेटजीज होने चाहिए? जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हमारी कंट्री में आ रहे हैं उसकी प्रॉपर स्क्रीनिंग की जाए, गवर्नमेंट का सपोर्ट हो लोकल कंपनीज को, लोकल कंपनी को भी प्रोटेक्ट किया जाए और लेबर लॉज को स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट भी किया जाए और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन नेगोशिएट करे ताकि अच्छे से ग्लोबलाइजेशन हो सके। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को इसमें नेगोशिएट करना होगा, इसमें हार्डवर्क करना होगा कि ग्लोबलाइजेशन और कितने अच्छे तरीके से किया जा सकता है। Here the chapter has been finished. Thank you. Revise the chapter. Do worksheet attached with this video.